हेलो दोस्तों, आज मैं संविधान के ये श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो विशेष टॉपिक होगा दोस्तों, उस टॉपिक का नाम होगा आपका जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा यानी कि 370 के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि 370 का जो पहले उपबंध क्या था 2019 से पहले, ठीक है, और फिर 2019 के बाद का क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये सब के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए बिना देर किए हुए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो अनुच्छेद 370 है, इसके बारे में अनुच्छेद 370 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया था 370 को के तहत। ठीक है, लेकिन 370 जो है ये कुछ समय में ये चर्चित और विवादित मुद्दा रहा था, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 काफी चर्चित एवं विवादित मुद्दा रहा है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, कि 2019 में आपका अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 का ये समाप्त किया गया है, तो उसमें क्या चीज़ ऐसा था जो कि समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और फिर समाप्त कर दिया गया है तो क्या क्या चीज़ नए सिरे से जोड़ा गया है उसमें, अब क्या हटाया गया है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कि अनुच्छेद 370 के तहत जो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य है उसको क्या क्या चीज़ की ये प्रमुख विशेषताएं प्राप्त थी और इसे क्यों हटाना जरूरी था। ठीक है, आइए मुख्य बिंदु के रूप में देखते हैं हम लोग पहले के कुछ प्रावधान के। ठीक है, कहता अनुच्छेद 370 के एक क्लाउज ख कहता है कि इसमें बताता है कि यह अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होगा। 238 में क्या था दोस्तों, 238 में ये आपका कुछ विशेष उपबंध किया गया था हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, ये सब के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। ये कौन सा कहता है अनुच्छेद 370 के एक क्लाउज को कहता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान में रखते चलेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं हाईलाइट पॉइंट के रूप में यहाँ पर डिनोट किया गया, वहाँ पर आपको बताया जाएगा। 370 के एक के ख में क्या कहता है, इसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होगी। यानी 370 के एक के ख में ये कहता है कि जब भारतीय संसद विधि बनाएगी यानी कानून बनाएगी तो उस समय बनाने की शक्ति में क्या क्या उसमें लिमिटेशन लगा हुआ है। ठीक है, ये इसीलिए तो हटाया गया है कि संसद के लिए क्या किया गया था कि ये आपका ये प्रावधान किया गया था कि क्या क्या सीमित कर दिया गया था। ऐसे अभी वर्तमान में क्या होता है दोस्तों कि वर्तमान में जो भी संसद में कानून पेश होती है जितना सभी राज्य पर लागू होता है उतना ये जम्मू कश्मीर पर भी वर्तमान में लागू हो रही है। ठीक है, लेकिन उस समय ऐसे प्रावधान नहीं किया गया था। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो मैं यहाँ से हाइड हो जाता हूँ ताकि आपको पीडीएफ अच्छी तरह से दिख सके। ठीक है, हाँ, अब चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या उपबंध किया गया था। ठीक है, क्या क्या सीमित किया गया है भारतीय संसद को। इसके प्रमुख उपबंध क्या क्या है दोस्तों, कहता है संसद की शक्ति सीमित होगी। संसद की शक्ति कैसा होगा, सीमित किया जाएगा। किस तरह से सीमित किया गया दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहता है संसद की शक्ति केवल संघ सूची तथा संवर्धित सूची के उन्हीं विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। विलय पत्र क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताए थे कि देशी जो रियासत है उसे किस तरह से भारत को एक किया गया था, देशी रियासत को भारत में मिलाया गया था, उसका एक लेक्चर बना हुआ है भारत का एकीकरण के नाम से, उसे वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। विलय पत्र पर क्या क्या प्रावधान किया गया था उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था, जबकि हैदराबाद की बात कर रहे थे तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था सैन्य कार्यवाही के द्वारा। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि विलय पत्र पर कौन कौन सा मुद्दा शामिल किया गया था। तो विलय पत्र पर मुख्य रूप से 3 ही मुद्दे को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 370 के एक ख में यह बताता है सीमित। और ये विलय पत्र में क्या क्या विषय शामिल था, तो प्रतिरक्षा यानी डिफेंस मामले में, विदेशी मामले में और संचार के मामले, ये 3 ही मुद्दे पर भारतीय संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ये देखिए लिमिट मान दिया गया था। ठीक है, यानी कि अगर किसी तरह से डिफेंस की बात आए तब भारतीय संसद इस पर ये कोई कानून बना सकता है। कोई विदेशी मामला से डील करना होता है ये संसद कानून बनाएगा, या फिर कोई कम्युनिकेशन की कार्य करना हो तो वो किसके हाथ में होगा, भारतीय संसद के हाथ में होगा। कहता है कोई विषय अगर विलय पत्र में है या नहीं ये कौन निर्धारित करता है, तो कहता है कि इसका फैसला जम्मू कश्मीर सरकार से परामर्श करके भारत का राष्ट्रपति करेगा। देखिए बहुत ये डिफिकल्ट चीज है दोस्तों। कहता है कि जो विलय पत्र साइन किया गया था राजा हरि सिंह के द्वारा उसमें कौन सा मुद्दा शामिल है या नहीं है ये इसको तय करेगा भारत का राष्ट्रपति, लेकिन किसके समर्थन से, तो जम्मू कश्मीर के सरकार के समर्थन से यानी परामर्श से ये आपका निर्धारित करेगा। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति की घोषणा के बाद क्या होगा। कहता है यदि राष्ट्रपति यह घोषित कर दे कि संघ सूची या संवर्ती सूची का कोई विषय विलय पत्र के विषयों का ही प्रतिनिधित्व करता है तो भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम होगी। यानी कि इसमें आपने इससे तीसरा जो पॉइंट था, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति बताएगा कि विलय पत्र में कोई मुद्दा शामिल है या नहीं, लेकिन ये राष्ट्रपति बताएंगे किसके परामर्श से, तो जम्मू कश्मीर सरकार के परामर्श से बताएंगे। और अगर भारत के राष्ट्रपति घोषित कर देती है कि कोई मुद्दा विलय पत्र में शामिल है तब भारतीय संसद उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, ऐसे बिना राष्ट्रपति के घोषित किए कानून नहीं बना सकता है। अब क्या कहता है दोस्तों कि विलय पत्र के अलावा और कोई विषय हो तब क्या होगा, तब क्या कहता है कि विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन्हीं विषयों तक सीमित होगी जिन्हें राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। यानी कि जो भी कार्य किया जाएगा महत्वपूर्ण कार्य किसको छोड़कर, रक्षा है ना, प्रतिरक्षा जो आप देखे थे, विदेशी मामले,
और फिर आप क्या देखे थे दोस्तों, कम्युनिकेशन यानी कि संचार व्यवस्था। ये 3 मामले के अलावा विलय पत्र में कौन शामिल है या नहीं है, ये निर्धारित करेगी राष्ट्रपति। लेकिन किसके सहमति से, तो जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से। ये जितने भी प्रावधान बता रहे हैं दोस्तों, ये 2019 से पहले की प्रावधान किया गया है, ठीक है। यानी कि जब आपका आर्टिकल 370 ये लागू था तब की बात किया गया है, ठीक है। तो देखते जाइए कि क्यों हटाया गया था। 370 के 1 के गौ कहता है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के केवल 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के केवल कितने अनुच्छेद लागू होगा, केवल 2, एक अनुच्छेद 1 और एक अनुच्छेद 370। 370 क्या कहता है दोस्तों, 370 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 1 क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में राज्यों के ये आपका दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत ये संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या दिया दोस्तों, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात संघ का ये देश का नाम यानी संघ का नाम क्या होगा, इंडिया, दैट इज भारत, यानी कि भारत या इंडिया होगा। इसके बारे में चर्चा किया। अनुच्छेद 370 संविधान दर्जा है। अभी तक हमने जो पढ़ा है दोस्तों, इसको हम क्विक रिवीजन के रूप में अगर देखें तो अनुच्छेद 370 में क्या है, ये हाईलाइट पॉइंट है दोस्तों। जो क्वेश्चन आएगा मुख्य रूप से ये आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। अनुच्छेद 370 के 1 के ख में कहा गया है कि अनुच्छेद 238 का लागू नहीं किया जाएगा। अब 370 के क का ख में लिमिटेशन की बात करती है, ठीक है, यानी कि क्या क्या चीज लागू नहीं होगा, यानी संसद की शक्ति को सीमित करता है ना। संघ और राज्य के वही विषयों जो विलय पत्र में है उस पर कानून बना सकता है। तो विलय पत्र में कौन कौन है दोस्तों, रक्षा, विदेशी मामले और संचार, ठीक है। और आपका सलाह लेगा जम्मू कश्मीर सरकार से परामर्श करके ही राष्ट्रपति अपना तय करेगा, ठीक है, कंसल्टेशन। और क्या कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर की सहमति से राष्ट्रपति अन्य विषय लागू कर सकता है, ये तो बताएं दिए। 370 के 1 के गौ में कहा गया है कि केवल 2 अनुच्छेद ही लागू होगा, अनुच्छेद 1 और 370, ठीक है। अब देखते हैं 1 के घ के बारे में। अनुच्छेद 370 के 1 के घ क्या कहता है, कहता है अनुच्छेद 1 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकता है, ठीक है। यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं है, ठीक है। यानी कि आपने देखा था कि अनुच्छेद 370 के 1 के गौ में संसद की शक्ति को लिमिट किया गया था, और फिर घ में कहा था, ये गौ में था दोस्तों अनुच्छेद 1 और 370 ही लागू होगा, ठीक है। गौ में था, ख में लिमिटेशन होगा, माफ करेंगे दोस्तों। अब घ में क्या कहता है कि अगर ये दोनों के अलावा भी अगर कोई कानून मुद्दे पर कानून बनाना होगा तो ये किससे बनेगा, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं होगा, ये जब भी होगा तो जम्मू कश्मीर के सरकार के परामर्श से होगा, यानी कि सलाह से होगा, ठीक है। कहता है इस संबंध में 2 नियम दिया गया है। क्या क्या नियम है दोस्तों, कहता है अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करके ही जारी किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषय से संबंधित है, यानी विलय पत्र में शामिल है, तब भी वो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के परामर्श लेना होगा। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा विशेष दर्जा प्राप्त है, ठीक है, क्योंकि बार बार ये पूछा जाना है राज्य से, ठीक है। जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न है, यानी कि अलग है, वो किसी विषय से संबंधित है अन्य विषय से, तब कहता है जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ही जारी किए जाएंगे। और भी कौन आदेश देंगे, राष्ट्रपति आदेश देंगे तब। अब जानते दोस्तों अनुच्छेद 370 के 2 कहता है यह बात की व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां के संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर सके, ठीक है। कहता है कि यह व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां के संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर सके। और जबकि 370 की क्लाउज 3 कहता है दोस्तों इसका संबंध इस बात से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं। ये 370 के 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे निरसित यानी इसे समाप्त किया जा सकता है या नहीं। और कहता है यदि किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होना चाहिए, इसकी कानून क्या होना चाहिए इन 370 हटाने के लिए, ठीक है। ये नियम कहाँ है, 370 के क्लाउज 3 में है। कहता है इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा, ऐसे अपवादों तथा सुधारों के साथ अपवर्तन में रहेगा जो वह निर्दिष्ट करे, लेकिन वह ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश या रिकमेंडेशन की हो। यानी कि यहाँ पर भी देखिए ये अपना ये वर्चस्व बनाए रखा है, जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा बना रखा था। 370 के क्लाउज 3 में यह बताया गया था दोस्तों कि 370 का प्रावधान समाप्त होगा या नहीं, ठीक है। होगा तो कैसे होगा, तो कहता है राष्ट्रपति को घोषणा कर दे कि 370 परिवर्तन में अब नहीं रहेगा और ऐसे अपवादों और सुधारों के परिवर्तन में रहेगा। वह निर्दिष्ट करे कि लेकिन वह तभी ऐसा जारी कर सकता है कि परिवर्तन में रहेगा जब जम्मू कश्मीर की राज्य की विधानसभा ये संविधान सभा इसका रिकमेंडेशन दे दे, ठीक है। अब क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 370 और 35A मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार थे। क्या है यहाँ पर थे, अब नहीं है। कब से, 2019 से। मैं ये पिछले से लेकर 2019 तक का सेशन आपके बीच ये लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं दोस्तों, क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी ये सब तो देखें कि विलय पत्र में संविधान में इस सब की चर्चा किया गया था। विशेष संवैधानिक चर्चा 370 के 1 के क में था, ख में था, ग में था, घ में था, ठीक है। फिर 2 में आया, फिर 3 में आया। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सब में क्या क्या विशेषता थी।
पहला दोहरी नागरिकता था जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की कैसी नागरिकता थी दोस्तों? जम्मू कश्मीर की दोहरी नागरिकता थी। दोहरी नागरिकता का आने का मतलब हुआ दोस्तों कि ये जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो जनता होगा वो जम्मू कश्मीर का भी नागरिक कहलाएगा, ठीक है, और फिर भारत का भी नागरिक कहलाएगा। ये दो नागरिकता प्राप्त था। जबकि हम जानते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता व्यवस्था है, तो एकल नागरिकता व्यवस्था था, लेकिन जम्मू कश्मीर इसका अपवाद आता था क्योंकि उसे विशेष संवैधानिक प्रावधान प्राप्त था, ठीक है। ये सब चीज था, सब जगह एक नागरिकता, एकल नागरिकता, यहाँ दोहरी नागरिकता थी। जबकि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, यहाँ का अलग संविधान और ध्वज भी अलग था, है ना। इसी में तो बताया दिया कि जम्मू कश्मीर में कैसी नागरिकता थी, तो दोहरी नागरिकता थी, और अलग संविधान भी था और अलग इसका राष्ट्रीय ध्वज भी था, ठीक है। बाहरी लोगों पर रोक, क्या कहता है दोस्तों? प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने या संस्थानों में दाखिल लेने का कोई अधिकार नहीं था। बहुत ये सब मतलब समझिए कि विशेष प्रावधान था वहाँ की कि जम्मू कश्मीर में जाकर कोई भी अन्य स्टेट या अन्य लोग जमीन नहीं खरीद सकता था, ना ही सरकारी नौकरी ले सकता था, ना ही संस्थान में दाखिल का अधिकार था, है ना। ये सब प्रावधान था, ठीक है। फिर कहता है विधानसभा का कार्यकाल के बारे में। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था, जबकि हम जानते हैं कि विधानसभा का सामान्य रूप से कार्यकाल कितना है दोस्तों? 5 वर्ष है। ये सब विशेष प्रावधान था। अगला क्या प्रावधान है दोस्तों? संसद की कानून सीमित के बारे में तो 370 के एक खो में भी बताया गया था दोस्तों कि भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। कौन कौन में? रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावे किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। ये तो 12 बता रहे हैं। 370 के 1 के ख में ये लिमिटेशन था कि अगर अन्य विषय पर कानून बनाना है तो जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के सहमति से ही ये काम होता था। आइए जितना हमने अभी पढ़ा उसे हम लोग शॉर्ट में करने का प्रयास करते हैं। कहता विलय पत्र वाले विषयों पर परामर्श जरूरी था, है ना। ये जरूरी था तभी आप कानून बना सकते थे। कहता अन्य विषयों पर राज्य की सहमति जरूरी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 370 हटाने बदलने हेतु संविधान सभा की रिकमेंडेशन जरूरी था, ठीक है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 370 के 3 में किया गया था कि किस ढंग से 370 को हटाया जा सकता है। 370 और 35A से अलग संविधान ध्वज, दोहरी नागरिकता, बाहरी लोगों पर रोक, 6 साल का विधानसभा, संसद के कानून को सीमित किया गया, ठीक है। आज अन्य चीज देखते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में पहले की विशेष व्यवस्थाएं या नियम क्या क्या था। महिला की नागरिकता से जुड़ा हुआ कुछ नियम था दोस्तों। इसमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। लेकिन यदि कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ शादी करती थी तो उसके पति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाता था। देखिए दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से एक बार बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की है और ये दूसरे राज्य के लड़कों से विवाह कर लिया, जैसे मान लिया जाए कि वहीं पर हिमाचल प्रदेश के लड़का से विवाह कर लेती है, तब यहाँ की जो लड़कियां हैं, यहाँ की जो क्या थी, लड़की थी, ये मैं बना देता हूँ। यहाँ की जो लड़की है, अब बेचारा यहाँ का सीधा साधा लड़का है, ये लड़का है, ठीक है, ये लड़की है। ये लड़की अगर यहाँ के लड़का से शादी करती है तब यहाँ का जो जम्मू कश्मीर की नागरिकता है वो हमारे ये लड़की की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने योग्य बात है दोस्तों कि अगर ये लड़की पाकिस्तान, इधर है पाकिस्तान, बना देता हूँ मैं, अगर ये पाकिस्तान के लड़का से विवाह कर लेता है, कहाँ से? पाकिस्तान के लड़का से विवाह कर लेता है, तो यहाँ की ये इतनी गंदी व्यवस्था थी कि पाकिस्तानियों को भी यहाँ नागरिकता मिल जाता था। कहाँ का? जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाता था और इसका लड़की का तो बरकरार ही रहता था। अब सोचिए, जो हमारे देश में नक्सलवादी आतंकवादी का जो जड़ था ये जम्मू कश्मीर ही था। यहाँ पर क्या होता था कि पाकिस्तानी लड़के भी जम्मू कश्मीर की लड़कियों से विवाह करके यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करके यहाँ पर बराबर आपका आतंकवादी का ये अड्डा बन जाता था और हलचल मचते रहता था हमारे भारत देश में, ठीक है। ये व्यवस्था थी दोहरी नागरिकता की। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। कोई हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, कहता है बाहरी राज्य से शादी करने पर महिला की नागरिकता खत्म, अब पाकिस्तान वाले व्यक्ति को भी नागरिकता मिल जाती थी अगर पाकिस्तान वाला शादी करता है तब। राज्य में आपात की स्थिति क्या थी? कहता राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था, ठीक है। कुछ अधिकार लागू नहीं थे। कौन कौन सा अधिकार लागू नहीं थे जो जम्मू कश्मीर में? सूचना का अधिकार, जिसको हम लोग RTI कहते हैं, ये अधिकार लागू नहीं था। शिक्षा का अधिकार, ये भी लागू नहीं था। IPC लागू नहीं होती थी। यहाँ रणवीर दंड संहिता लागू होती थी। सोचिए कितना भयंकर व्यवस्था थी दोस्तों। यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन की अधिकार नहीं थी, कोई एजुकेशन का अधिकार नहीं था, कोई IPC का अधिकार लागू होने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर अपना चलता था रणवीर दंड संहिता, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड भी मैं कर दिया हूँ कि RTI, RTE, इनकी शिक्षा वाला IPC ये सब लागू नहीं था, जबकि यहाँ पर रणवीर दंड संहिता लागू था। बाहरी राज्यों के व्यक्ति के अधिकार, कहता बाहरी राज्य का व्यक्ति न तो मतदान कर सकता था और न ही चुनावों में उम्मीदवार बन सकता था, यानी कि ना तो ये वोट दे सकता था, ना ही वहां जाकर चुनाव लड़ सकता था। 5वां क्या नियम था दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से जुड़े नियम। कहता सुप्रीम कोर्ट के फैसले यहाँ पर मान्य नहीं होता था। बाप रे बाप, सोचिए कैसी व्यवस्था थी दोस्तों। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फैसला जो भी आती है पूरे देश में ये लागू करना नितांत आवश्यक होता है, अगर पूरे देश के लिए लागू होती है तो, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला यहाँ पर लागू नहीं होता था।
ठीक है। अब आ गया जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो सर इसको हटाया कैसे गया है, ठीक है, इसको हटाने का भी प्रोसेस मैं अभी बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कहता है अधिनियम की स्वीकृति कब मिली थी? राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को एवं लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दी गई थी। कैसे दी गई थी दोस्तों? यही पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, राज्य से तोड़ करके अब एक जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगा करके दोस्तों ये 370 को हटाया गया था। वहाँ के संविधान सभा से जो रिकमेंडेशन की बात चल रहा था तो संविधान सभा को ही रद्द कर दिया गया था, तब ये बनाया गया था। उसका एक अलग विचार अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए कि 2019 में राज्यसभा में 5 अगस्त को और लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ दोस्तों कि इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर अब 2 हिस्सों में बट गया, ठीक है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह हो गया। जम्मू कश्मीर का दर्जा, कहते जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 के 1 के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। यानी पुदुचेरी के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि पुदुचेरी में एक विधानसभा भी है ना, विधानसभा यूनियन टेरिटरी रहते हुए। ठीक उसी प्रकार से आपका ये जम्मू कश्मीर को भी विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी राज्य बनाया गया 239 के 1 के तहत, ठीक है। लद्दाख का दर्जा क्या कहता है कि लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जबकि लद्दाख को विधानसभा के बिना यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन कौन थे? जम्मू कश्मीर के प्रथम थे JS मुर्मू और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल थे RK माथुर। तो वही यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट किया गया दोस्तों, आप इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं या इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुआ? क्या क्या बदलाव हुआ दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर की पहले सीटों की व्यवस्था की गई। राज्यसभा में यहाँ से 4 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा में 4 और लोकसभा में 5 और विधानसभा में 114 सीटें हो गई है। विधानसभा में कितनी सीटें होंगी? 114 सीटें हुई है। और विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता है। ये भी प्रावधान को आप ध्यान रखेंगे। ये सब बदलाव किया गया 2019 के तहत। तो राज्यसभा से 4, लोकसभा से 5 है ना, यूनियन टेरिटरी से भी आपका प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा और लोकसभा में। तो जम्मू कश्मीर से राज्यसभा से 4, लोकसभा से 5 और विधानसभा सीट 114 हो गया है, ठीक है। अब आरक्षण भी दिया गया दोस्तों। पहले जो है ST का कोई आरक्षण नहीं मिलता था 2019 से पहले, लेकिन अब 2019 के बाद से क्या किया गया? ST को भी आरक्षण दिया गया है ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के चुनाव में आरक्षण मिलेगा। पहले ST लोगों को आरक्षण नहीं था, SC को आरक्षण था लेकिन ST को कोई आरक्षण नहीं था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अलग संविधान की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। कहता है दोहरी नागरिकता, अलग संविधान, अलग ध्वज का प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों को अपना अपमान अब अपराध माना जाएगा। पहले तिरंगे को बहुत अपमान किया जाता था और अपना ध्वज को फहराता था। अब अगर कोई अपमान करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। संपत्ति, व्यापार और नौकरी का अधिकार, कहता देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है या फिर नौकरी भी पा सकता है। ये सब प्रावधान 2019 के बाद से किया गया है दोस्तों। उपराज्यपाल का पद और पुलिस केंद्र के अधीन, क्या कहता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के IPS एवं IS अधिकारी यूनियन टेरिटरी कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि केंद्र के द्वारा शासन चलाने की व्यवस्था। भले यहाँ पर विधानसभा दिया गया लेकिन यहाँ की जो राज्य की पुलिस है वो किसके अधिकार क्षेत्र में रहेगा? केंद्र के अधिकार के क्षेत्र में रहेगा। यहाँ पर एक उपराज्यपाल भी होगा और वहाँ पर जितने भी जम्मू कश्मीर IPS एवं IS होंगे सब यूनियन टेरिटरी कैडर के अधिकारी हो जाएंगे। शादी के जो प्रावधान देखे थे पहले दोस्तों, कहता है शादी के बाद महिला के अधिकार सुरक्षित। कहता है किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों एवं नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अभी सामान्य राज्य में क्या होता था दोस्तों कि अगर बिहार के कोई लड़के अगर यूपी वाले लड़कों के साथ विवाह कर लेता है तो इसके नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर वाले पर पड़ जाता था, लेकिन अब ये प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकता को मिला विशेषाधिकार भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर की लड़कियां अगर पाकिस्तान के लड़कों के साथ विवाह करता था तो यहाँ के लड़कों को भी क्या किया जाता था? जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। ये विशेषाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन जो 356 के तहत लगता था दोस्तों, यहाँ पर लागू नहीं था। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकेगा। RTI शिक्षा अधिकार IPC पहले लागू नहीं था, अब यहाँ भी लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगा। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी अब लागू हो जाएंगे। इन्हीं जितने प्रावधान पीछे देखे थे दोस्तों सबको उलट दिया गया 2019 के बाद से। मतदाता और उम्मीदवार में क्या है? भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता हो सकता है। अब चुनावों में उम्मीदवार भी बन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या थे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले मान्य नहीं था, अब यहां पर भी मान्य होगा। अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू।
अब क्या था कि शुरू में जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, ठीक है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई। शुरुआत में जो अगस्त में देखे थे कि 5 अगस्त और आपका 6 अगस्त को पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके तहत 2 को बनाया गया था। फिर से अक्टूबर को एक अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत कहा गया कि 6 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया। दोस्तों, आपने अभी देखा था कि जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अन्य यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लेकिन बाद में फिर 2020 में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी के लिए। लेकिन अगर हम लोग पूरे ओवरऑल की बात करें दोस्तों, परिसीमन आयोग लेटेस्ट 2002 का परिसीमन आयोग है, ठीक है। ये रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया था। इसका कार्य क्या है दोस्तों? सीटों को बंटवारा करना और उसके क्षेत्रों को सीमित करना। कहते हैं जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने 26 महीने की रिकॉर्ड कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र के निर्धारण का काम पूरा करके उसे अंतिम रूप दे दिया, यानी 26 महीने में ही ये अपना रिपोर्ट दे दिया। क्या किया गया दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार प्रदेश में 7 सीटें बढ़ा दिया गया। कितनी सीटें बढ़ाई गई दोस्तों? 7 सीटें बढ़ा दी गई। इनमें से 6 सीट जम्मू के लिए, 1 सीट कश्मीर संभाग में बढ़ी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो का दोस्तों, जम्मू अलग जगह है और कश्मीर अलग जगह है। जम्मू में 6 सीट बढ़ाई गई और कश्मीर में 1 संभाग को बढ़ाया गया। 7 सीटें बढ़ने के साथ ही प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटें हो गई। विधानसभा कितनी सीटें हो गई दोस्तों? 90 सीटें हो गई है। इसमें 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। इसमें आरक्षण का रोस्टर बदला है, ठीक है। इसके साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एसटी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी दोस्तों। इसमें कश्मीर भाग में 3 सीटें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रत्येक 5 लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया और प्रत्येक लोकसभा में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे। लोकसभा की सभी सीटें सामान्य होगी, यानी कि जनरल कैटेगरी से होगा, ठीक है। परिसीमन आयोग की कुछ सिफारिशें थी दोस्तों। क्या क्या सिफारिश थी? कहता है कि परिसीमन आयोग ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें और पीओके विस्थापितों के लिए कुछ सीटों का प्रावधान करने की केंद्र सरकार को सिफारिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है दोस्तों। पीओके ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, जब शुरुआती दौर में जब हमारा देश आजाद हुआ था, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, तो पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों के द्वारा क्या किया गया था कि जम्मू कश्मीर पर हमला किया गया था। उसके दौरान कुछ क्षेत्र पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है ना, और सीज फायर कर दिया गया। तो उस जो क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, उसी का नाम है दोस्तों पाक ऑक्युपाइड आपका कश्मीर, ठीक है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो पाकिस्तानी के अधीन रहता है, ठीक है। पीओके कहता है कि परिसीमन आयोग ने क्या कहा कि ये जो पीओके वाले क्षेत्र हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उसके लिए भी कुछ सीटों का प्रावधान किया जाए और फिर कश्मीरी पंडित जिसे प्रताड़ित किया जाता था, उसी के लिए 2 सीटों की भी व्यवस्था की जाए। ये सीटें पूर्व में विधानसभा की निर्धारित 90 सीटों के अलावे होगी। जो 90 विधानसभा सीट अभी देखे हैं, कहा गया है कि उसके अलावे ये सीट किया जाए, ठीक है। कश्मीरी पंडितों के लिए सिफारिश की गई 2 सीटों में से 1 सीट महिला के लिए अवश्य, यानी कि जो 2 कश्मीरी पंडित के लिए बोला गया था आरक्षित हो, उसमें 1 महिला और 1 पुरुष होगा। इन्हें पुदुचेरी विधानसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की तरह ही अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 26 अक्टूबर 1947 को बना था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था दोस्तों? 26 अक्टूबर 1947 को बना था, ठीक है। आइए दोस्तों, जो हमने अभी तक पढ़ा उसे मैं वन लाइनर के रूप में इसे या रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? 6 मार्च 2020 को। किसकी अध्यक्षता में? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कितने कार्यकाल में ये अपना रिपोर्ट दे दिए थे? 26 महीने में ही। क्या कहा गया था कि 7 सीटों को बढ़ाया जाए, जिसमें कि जम्मू से 6 सीट और आपका कश्मीर के संभाग में 1 सीट बढ़ाया जाए। यहाँ पर 6 सीट 1 सीट बताई गई थी। नई विधानसभा सीटें कुल कितने होंगे? 90 होंगे। इसके अलावा क्या कहा था दोस्तों कि आपका पीओके के लिए भी कुछ सीटें प्रावधान किया जाए, है। सुप्रीम कोर्ट माफ करेंगे इसको, शेड्यूल कास्ट सीट यहाँ पर है, यानी एससी आरक्षित सीट 60 होनी चाहिए। एसटी के लिए 9 पहली बार किया गया। एसटी के लिए पहले प्रावधान नहीं था किसी तरह के। और एसटी में कश्मीर से 3 सीट होनी चाहिए। लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण कर 5 को बढ़ाया गया था, ठीक है। और हर लोकसभा में विधानसभा सीट 18 लोकसभा की सीटें जनरल के लिए होगा। और क्या सिफारिश की थी दोस्तों? कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित किया गया था, जिसमें कि 1 महिला अनिवार्य था। पीओके विस्थापितों के लिए कुछ सीटों की सिफारिश की थी। ये सीटें 90 सीटों के अलावा था, जो पीओके के लिए सिफारिश किया था। पुदुचेरी जैसे मनोनीत सदस्यों की तरह ही अधिकार देने की बात की गई थी। जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग कब बना? 26 अक्टूबर 1947 को। दोस्तों, इस प्रकार से ये लेक्चर हमारा समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर बहुत ही पसंद आ रहा होगा, और अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस पर सुधार करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।